नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम रणनीति। आपके साथ मैं कुणाल गोस्वामी। और रणनीति के हर एपिसोड में हम किसी न किसी ज्वलंत मुद्दे पर विस्तार से एक्सपर्ट्स के जरिए से ये मंथन करने की कोशिश करते हैं कि 2024 के चक्रव्यूह को भेदने के लिए जो रणनीतियां बनाई जा रही हैं सत्ता पक्ष या विपक्ष की तरफ से, वो रणनीति कितनी कारगर साबित होगी। क्या उस रणनीति में कहीं कोई लूप होल्स तो नहीं है, और अगर रणनीति में कोई लूप होल नहीं है तो क्या यह माना जाए कि आने वाले वक्त में उसी रणनीति के आधार पर वोट बैंक की राजनीति को साधते हुए जनता का जो बेहद बेशकीमती वोट है वो उस राजनीतिक दल को मिल जाएगा। बहरहाल जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, तमाम ज्वलंत मुद्दों पर तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मुद्दे रहे हैं जो हमेशा सुर्खियों में आते हैं, लेकिन फिर कुछ टाइम के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही देखते हैं कि चुनाव गर्म है, यानी कि चुनाव सर पर है, फिर से उन मुद्दों को ठंडे बस्तों से निकाला जाता है। और ऐसे में कुछ ऐसे विषय जो लगातार चर्चाओं में रहते हैं समय के साथ, लेकिन उस पर कोई ठोस कदम अब तक या कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। बात हो रही है यहां पर यूसीसी, एनआरसी और सीएए की। हाल फिलहाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता को लेकर देश भर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। चाहे बात उत्तराखंड की हो, चाहे बात असम की हो, या हम बात कर ले उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक की, यूसीसी को लेकर लगातार तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हाल फिलहाल में उत्तराखंड की तरफ एक तमगा जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा, और सब कुछ अगर ऐसे ही रहा तो आने वाले वक्त में उत्तराखंड नजीर भी बनेगा। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? वो देश जहां पर तमाम धर्म के लोग एक समान अधिकार रखते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जो अधिकार तो फंडामेंटल मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कुछ खास प्रिविलेज भी मिली है। और यूसीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जो सबको एक पैमाने पर लाकर खड़ा कर देगा। लेकिन उसके बावजूद जो विपक्षी राजनीतिक दल है वो असहज क्यों हो जाते हैं यूसीसी के नाम पर? इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ जानकारियां एक एक करके अब आपके सामने रखने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसकी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा क्यों हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और आखिरकार इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है। सबसे पहले कुछ जानकारियां कि आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी क्या है। यूसीसी का अर्थ है भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून, यानी सभी एक पैमाने पर एक मंच पर नजर आए। आसान शब्दों में कहे तो अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून का ना होना ही समान नागरिक संहिता का मूल मंत्र है, मूल भावना है। सबके लिए अलग चीजें नहीं होंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी देश के सभी नागरिकों पर लागू होता है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, क्षेत्र का हो या किसी भी मजहब का हो। जानकारी ये भी कह रही है कि देश के संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का जिक्र किया जाता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो है, लेकिन उसके बावजूद ग्राउंड जीरो पर कुछ लोगों के लिए अलग से प्रिविलेजेस हैं। इसके अलावा समान नागरिक संहिता की जब बात होती है तो वहां पर इसके आने से फायदे क्या होंगे, नुकसान तो बताएंगे कि इससे नुकसान क्या है, लेकिन उससे पहले जान लीजिए इसको चर्चाओं में लाने के लिए जरूरत क्यों पड़ी। देश और समाज के सैकड़ों जटिल, बेकार और पुराने कानूनों से यूसीसी के आने से मुक्ति मिल जाएगी। भारतीय नागरिक संहिता लागू होने से हीन भावना से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर हीन भावना आती है कि भाई इसको ये एक्स्ट्रा प्रिविलेज क्यों है, फायदे क्यों है, कानून में इसको इतना हल्का क्यों ले लिया गया। एक पति या पत्नी का नियम सब पर समान रूप से लागू होगा। यहां पर बात हो रही है धर्म विशेष की, क्योंकि एक व्यक्ति पर जब 4-4 महिलाओं के साथ निकाह करने की उसको मंजूरी मिलती है तो यहां पर ये कहीं ना कहीं उस महिला के साथ अन्याय हो जाता है जिसको तलाक का सामना करना पड़ता है। तलाक एक सामान्य नियम, सबके लिए तलाक पर जो एक सामान्य नियम है वो भी लागू होगा। ऐसे नहीं कि 3 शब्द आपने कहे और तलाक हो गया। इसके अलावा पैतृक संपत्ति यानी पैटर्नल प्रॉपर्टी की जब बात होती है तो वहां पर पुत्र और पुत्री या बहू या बेटा को एक समान नागरिक अधिकार भी प्राप्त होगा। इससे यूसीसी ये भी फायदा होगा। संपत्ति को लेकर धर्म, जाति, क्षेत्र और लिंग आधारित विसंगतियां भी यहां पर कहीं हद तक समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज, वसीयत
बंटवारा या गोद लेने के संबंध में सभी पर एक समान कानून भी लागू होगा, क्योंकि यहां पर हिंदू धर्म में अलग है, क्रिश्चियंस में अलग है, ईसाई और मुस्लिम धर्म में अलग। इसके अलावा यूसीसी का एक फायदा ये कि अलग अलग कानून होने से पैदा होने वाली अलगाववादी मानसिकता भी समाप्त होगी, जो कहीं ना कहीं हम समय समय पर अलग अलग जगहों पर देखते हैं। इसके अलावा सबके लिए एक नागरिक संहिता होने से न्यायालय या बहुमूल्य समय भी बचेगा। जब सबको एक समान नागरिक के तहत कानूनों का सामना करना पड़ेगा तो आपका जो जुडिशरी टाइम है वो सेव होगा और जल्दी जल्दी प्रोसीडिंग भी होती हुई नजर आएंगी न्यायालय में। इसके अलावा यूसीसी भारतीय नागरिक संहिता लागू होने से रूढ़िवादी, कट्टरवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, ये तमाम चीजें काफी हद तक इस पर अंकुश लगता हुआ नजर आएगा, जिस पर लगातार काफी हद तक हम समय समय पर कुठाराघात होते हुए देख रहे हैं। अब इसके अलावा यूसीसी ना होने से क्या क्या दिक्कतें हैं वो आप देखिए। सबसे पहली दिक्कत, मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहुविवाह करने की छूट दी गई है, जिसकी वजह से हम कई बार देखते हैं कि एक व्यक्ति 4-4 शादियां करता नजर आता है। और इसके अलावा विवाह की न्यूनतम उम्र भी उसके लिए समान नहीं है। कई जगहों पर अगर मुस्लिम की ही बात कर लें तो वहां पर आप देखिए जो मिनिमम 18 इयर्स है वहां पर उसको भी फॉलो नहीं किया जाता। इसके अलावा 3 तलाक अवैध घोषित होने के बावजूद तलाक हसन और तलाक एहसान आज भी मान्य है, जिसकी वजह से कई बार हम देखते हैं कि महिलाओं को किस तरह के शोषण का सामना करना पड़ता है। मुस्लिम कानून में मौखिक वसीयत एवं दान मान्य है, लेकिन अन्य धर्मों में केवल रजिस्टर्ड वसीयतनामा ही लागू होता है। यहां पर भी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो काफी हद तक लोगों को फायदा पहुंचाता नजर आएगा। इसके अलावा अडॉप्शन, गोद लेने का जो नियम भी हिंदू, मुस्लिम, पारसी और ईसाई इन सब के लिए अलग अलग है। यूसीसी आएगा तो सबके लिए एक पैमाने पर एक ही नियम होंगे, जिसकी वजह से जो गोद लेने की प्रक्रिया है सरल होगी और काफी हद तक हम उसको देख पाएंगे कि गोद लेने के बाद किसी के साथ कोई अन्याय भी नहीं होगा। अब 3 ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार समय समय पर खूब उठाए जाते हैं, लेकिन जब वक्त आता है उस पर ठोस निर्णय लेने का तो निर्णय लेने से पहले ही वो मुद्दे ठंडे बस्ते में चल जाते हैं। एक मुद्दा सीएए, एक एनआरसी और दूसरा यूसीसी। ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जो समय समय पर कहा जाता है कि भ्रमित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन भ्रम के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या वजह है कि सरकार लगातार अब यूसीसी पर एक बहुत कठोर फैसला लेने की स्थिति में नजर आ रही है? इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 2 बेहद खास मेहमानों से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं और सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश परमार जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे बेहद खास कार्यक्रम रणनीति में। स्वागत सर। और दूसरे बेहद खास मेहमान अभय सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। अनिल गर्ग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। तो रणनीति में आज चर्चा एक ऐसे विषय की जो लगातार काफी हद तक ज्वलंत मुद्दे कहे जाते हैं। कई बार समझाने की कोशिशों के बावजूद भी कई लोग जो यूसीसी, एनआरसी और सीएए पर एक ठोस निर्णय या एक राय इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि उनके अंदर कहा जा रहा है कि उनको समझ नहीं आ रहा है। इसी पर हम चर्चा को बढ़ाएंगे और कहा जा रहा है कि अब यह बहुत सही मुफीद वक्त आ गया है जब यूसीसी पर सरकार कोई ठोस एक्शन ले सकती है। इसी पर चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले राकेश सर और अनिल सर आप लोगों से एक एक ओपनिंग रिमार्क ले लेते हैं हम, उसके बाद फिर हम कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस दिखाएंगे जिसकी वजह से आज ये फिर से चर्चा में आ गए। राकेश सर, आपको क्यों लगता है कि अब यूसीसी वक्त की नजाकत, जरूरत और बेटरमेंट के लिए बहुत जरूरी है? लगातार केंद्र सरकार इस पर बहुत ज्यादा जोर शोर तरीके से आगे बढ़ रही है और कहा जा रहा है कि चुनाव का वक्त है, लिहाजा इस बार आप ये मत समझिए कि ये सिर्फ चर्चा का विषय रह जाएंगे। नमस्कार। समान नागरिक संहिता कोई अलग से लाने की जरूरत नहीं है। हमारा संविधान का मूल विषय है कि सबको समान नागरिकता अधिकार है। लेकिन असल में क्या हुआ कि जब हमारा देश का बंटवारा हुआ एक धर्म के आधार पर, तब से हम चुनावी लाभ हानि को मद्देनजर रखते हुए हर आदमी को अपने अपने तरीके से रहने, सोचने, करने का अधिकार दे दिया। उसके निजी मामले होंगे, कोई वोट बैंक होगा या कोई और रहा होगा।
समान नागरिक संहिता में जो विपक्ष के लोग प्रचारित कर रहे हैं कि ये उससे क्या होगा कि बहुविवाह पर रोक लगेगा या आप मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा तो 1 से 1.5% भारत का मुसलमान बहुविवाह करता है। बहुविवाह मैटर नहीं है, मैटर कई ऐसे लीगल मामले हैं ना जहां पर उनको अपना अधिकार है। जैसे देख लीजिए, वो चोरी करते हुए हाथ कटवाना नहीं चाहता है, लेकिन विवाह में उसको अपना इस्लामिक कानून चाहिए। इन सब चीजों को देख करके लग रहा है कि समान नागरिक संहिता परम आवश्यक है। और गोवा में समान नागरिक संहिता है, किसी का अधिकार का कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है और ना ही किसी को कोई नुकसान उठाया है। गोवा भारतीय जनता पार्टी का शासन बहुत लंबे समय से वहां पर है और यह साबित हुआ है कि भाजपा उसको किसी और उद्देश्य के लिए नहीं करती है, हर नागरिक उसके नजर में समान है, इसीलिए समान नागरिक संहिता पूरे देश में अब उत्तराखंड में इंप्लीमेंट होगा। उत्तराखंड में इंप्लीमेंट का एक और कारण है, देखिए गोवा एक बहुत दूर दराज का है, उत्तराखंड यूपी का एक पार्ट रहा है। यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कुछ होता है तो वो पूरे देश में असर होगा। भारतीय जनता पार्टी इसको एक टेस्ट के रूप में इंप्लीमेंट कर रही है। अगर इससे कुछ बहुत ज्यादा नहीं हुआ और अगर 2024 में सकारात्मक रहा, अगले बार ये पूरे देश में लागू होगा। इसको लिख लीजिए और मुझे लग रहा है कि इसको पूरे देश में लागू हो जाना चाहिए। अनिल जी, क्योंकि लगातार चर्चा इस बात की भी हो रही है कि विपक्ष बार बार कहता है कि जब जब केंद्र की एनडीए सरकार असहज होती है, जब उसे लगता है कि भाई चुनाव हाथ से खिसक रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अंतर्द्वंद की भावना पैदा करने के लिए इन मुद्दों को चर्चाओं के बाजार में छोड़ दिया जाता है, जबकि सरकार इस पर खुद कॉन्फिडेंट नहीं है कि इसको रियलिटी में तब्दील करेगी या नहीं करेगी, इसलिए ये सिर्फ लिटमस टेस्ट के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। नहीं है। पहली बात तो ये है कि विपक्ष जब ये बात कहता है कि यूसीसी किसी एक विशेष वर्ग के खिलाफ होगा, तो ये कहना चाहते हैं कि सब नागरिकों को समान अधिकार दिए गए तो किसी से एक विशेष वर्ग के कुछ विशेष अधिकार छीन जाएंगे। यानी वो बोलना चाहते हैं कि आज किसी एक विशेष धर्म को मानने वालों को अलग से ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं। यानी वो खुद ही बताना चाहते हैं कि किसी को हमने प्रायोरिटी दी हुई है, तो अपने आप ही वो उस विशेष वर्ग को गलत साबित कर रहे हैं। जी देखिए, यूसीसी आखिर है क्या? इसके नाम से ही पता लगता है कि सभी नागरिकों के समान अधिकार होंगे। समान अधिकार में किसी को क्या परेशानी है? अगर मैं ये कहूं कि मेरे अधिकार आपसे ज्यादा होंगे, तब तो किसी को परेशानी होना स्वाभाविक है। आप भी कहेंगे भी आपके अधिकार मुझसे ज्यादा क्यों? अगर मैं ये कहूं कि आपको और मेरे अधिकार समान होने चाहिए, इसमें किसी को परेशानी क्या हो सकती है? दूसरी बात, धार्मिक रीति रिवाजों की जहां तक सवाल है, कोई भी कानून धार्मिक रीति रिवाज के अंदर छेड़छाड़ नहीं कर रहा। मान लो विवाह की बात करते हैं, हिंदू सप्त फेरों के साथ विवाह करता है, उसका अपना एक तरीका है। आर्य समाज अपने तरीके से करता है। इस्लाम में निकाह की प्रथा है, वो अपने तरीके से करते हैं। सिखों के अंदर आनंद कार्य की प्रथा है, वो अपने तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ये कानून क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि आप किसी भी विधि से विवाह करिए, लेकिन विवाह होने के बाद पति और पत्नी के जो अधिकार हैं वो सबके समान होंगे। यानी आप किसी भी धर्म को मानते होंगे, एक बार अगर विवाहित है तो पत्नी के अधिकार भी समान होंगे और पति के अधिकार भी समान होंगे। ये नहीं है कि आप एक धर्म के मानने वाले हैं तो पति के अधिकार अलग है और दूसरे धर्म के मानने वाले हैं तो पति के अधिकार अलग है या पत्नी के अधिकार अलग है। तो ये कानून सिर्फ इतना सा कहता है, किसी रीति रिवाज में कोई छेड़छाड़ करने का कोई बात नहीं है, सिर्फ इतना कहता है। मान लो आपको तो अंतर धर्मीय विवाह भी आ गए, एक धर्म को मानने वाला दूसरे धर्म के मानने वाले से शादी करता है, अगर उनमें कोई कन्फ्लिक्शन आता है, अगर कानून सबके अलग अलग है तो फिर निपटारा कैसे होगा? वो किस धर्म के हिसाब से होगा? वधु के हिसाब से होगा कि वर के हिसाब से होगा? तो कहने का मतलब ये है कि कानून रीति रिवाजों में कोई फेरबदल नहीं है, रीति रिवाज सबके अपने अपने रहेंगे, लेकिन कानून के अनुसार जो जो अधिकार सबको मिले हैं, कर्तव्यों के साथ अधिकार भी समान रूप से किए जाएंगे। अब सबसे ज्यादा जो विरोध आता है, मान लो इसमें इस्लाम को मानने वालों में आता है। नहीं, ठीक है, उस पर हम आएंगे, लेकिन यहां पर लगातार जो विपक्ष है वो ये भी कह रहा है कि भाई सीएए, एनआरसी, यूसीसी की आप चर्चा 2015, 16, 17 से करते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक आप इस पर कोई ठोस निर्णय लेते हुए नजर नहीं है। नहीं, नो डाउट आपने संसद की कार्रवाइयों में टेबल बजा बजा के बहुत यहां पर इस पर हो हल्ला किया, लेकिन जब लोग पूछते कि आप लाएंगे तो क्या लाएंगे, तो आप कहते हैं कि प्रपोजल विचाराधीन है। बहरहाल कुछ खास रिएक्शंस हैं जो बीजेपी के दिग्गज नेताओं के, ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्यकर्ता है या नेता है, बड़े बड़े पदों पर आसीन जो नेता हैं बीजेपी के नेताओं की हम कुछ बाइट आपको दिखा रहे हैं जो बता रहे हैं कि सीएए से एनआरसी, एनआरसी से लेकर यूसीसी पर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या कुछ है। जरा ये देखिए आप।
शांतनु ठाकुर हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इन सभी विषयों को लेकर सामने आए? अनिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि यहां पर लगातार जब विपक्ष बार बार सवाल उठाता है कि भाई आपने सिर्फ ये शिगुफे छोड़े हैं चर्चाओं के लिए, जबकि आप खुद इस पर ठोस निर्णय नहीं लेना चाहते, लेकिन अब तो जो देखिए बड़े बड़े पदों पर आसीन लोग एकदम स्ट्रेट, क्लियर, ट्रांसपेरेंट इस पर अपना स्टेटमेंट देते नजर आ रहे हैं। देखिए, आपने 3 बातों की चर्चा यहाँ पे की है, CAA, NRC और UCC। एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं CAA की। CAA कानून जो आया था 2019 में आया था और देश भर में कुछ एक वर्ग ने उसका खिलाफत भी की थी और वो कानून लेकिन बना था। आप मुझे बताइए, ये सबको मालूम है और इतिहास का हिस्सा है कि भारत के साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश ये कभी भारत का हिस्सा था, इसमें तो कोई शक नहीं है। कालांतर में टूट टूट के अलग हुए, पहले अफगानिस्तान अलग हुआ, फिर पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान अलग हुआ, जो ईस्ट पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश बना। लेकिन आप मुझे बताइए, ये तीनों देश आज इस्लामिक देश हैं। अगर वहाँ पर धर्म के नाम पर कोई प्रताड़ना होती है और उन लोगों की होती है जो कभी भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा थे, उन नागरिकों की, और वो वहाँ से जाना चाहते हैं, अपनी जान बचा के आना चाहते हैं, तो कहाँ जाएंगे? आखिर वो भारत ही तो आएंगे ना। अगर भारत में उसको 2 दर्जे का नागरिक बना के रखें, उनको सिटीजनशिप ना दें और उनके और आने वाली उनकी पीढ़ियों को 2 दर्जे का नागरिक बना के रखें, क्या ये मानवता है क्या? तो ये तो मानवता कहीं नहीं है। दूसरी बात, जब भारत आजाद हुआ था तो नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था, उसमें भी ये बात आई थी कि इन देशों में रहने वाले जो पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश बने हैं, जब भी चाहे हिंदू माइनॉरिटी और वो कोई भी माइनॉरिटी हो भारत आना चाहे तो उनका भारत आने दिया जाएगा, एक बात। और दूसरी बात, भारत की नागरिकता उनको दी जाएगी। ये बात उस समय भी तय हुई थी। तो अब अगर इन लोगों से कोई धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर, यानी वहां पे माइनॉरिटीज है और सिर्फ हिंदू नहीं, उसमें बाकी माइनॉरिटीज भी है, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं, कोई भी माइनॉरिटी, सिर्फ मुस्लिम शब्द को हटाया गया। वो इसलिए क्योंकि धर्म के नाम पे इस्लामिक देश में इस्लाम को मानने वाले तो धार्मिक रूप से प्रताड़ित हो नहीं सकते, तो इसलिए उनको छोड़ के बाकी लोगों को यहाँ पे जो शरणार्थी के रूप में, घुसपैठिए नहीं, शरणार्थी के रूप में आए, उनको यहाँ नागरिकता देने की बात की गई है। तो इसमें मुझे समझ में आता गलत क्या है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। ये कानून बन चुका है, ये सगुफा नहीं है, आज कानून है। इसके पैरामीटर बनाए जाने बाकी थे, तुरंत कोरोना आ गया, पैरामीटर बनाने में समय लगता है और देश की प्रायोरिटी बदली, कोरोना से लड़ने की बात पहले आई, इसलिए वो थोड़ा डिले हुआ। मुझे लगता है अब पैरामीटर बन चुके हैं, जितनी चर्चा मैं सुन रहा हूं सरकार से, और शायद ये बहुत जल्द लागू होगा, हो सकता है चुनाव से पहले ही लागू हो जाए। दूसरी बात NRC की, आप और मैं सिटीजन हैं, हम इस स्टूडियो में बैठने वाले कैमरामैन साथी भी सिटीजन है, राकेश जी भी सिटीजन है, लेकिन सिटीजन कौन कौन है उसका कोई रजिस्टर नहीं है। आप मुझे बताइए कि इस देश में अगर 142 करोड़ है, 145 करोड़ है, ये एक जनसंख्या बोल दी जाती है, लेकिन कौन लोग हैं किसी को मालूम नहीं। आधार कार्ड सबके पास है, वोटर कार्ड सबके पास है और अन्य डॉक्यूमेंट सबके पास है, यानी सारे डॉक्यूमेंट है, लेकिन एक लिस्ट नहीं है। साहब, आपके पास इतने लोग हैं, वोटरों की लिस्ट है लेकिन नागरिकों की लिस्ट नहीं है। अगर ऐसी कोई रजिस्टर बन जाए, जो हर देश का होता है, हर सभ्य देश का होता है रजिस्टर, कि हमारे पास इतने नागरिक हैं, उसका नागरिकता नंबर ये है, ताकि अगर कोई घुसपैठिया आएगा तो वो भी अलग से पहचान हो जाएगी, क्योंकि उसके पास नागरिकता नंबर नहीं होगा। वो आधार कार्ड भी बनवा लेगा, पासपोर्ट भी बनवा लेगा, कोशिश कर लेगा, लेकिन अगर नागरिकता नंबर नहीं होगा तो समझ में आएगा ये हमारा सिटीजन। लेकिन बड़ी बात है, मुझे तो अभी भी याद है जब ये NRC को लेकर खूब हो हल्ला हुआ था, अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां बनी थी, तो कई लोगों ने ये सवाल उठाए थे कि भाई हमसे हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है वो नहीं मांगा जा रहा, बल्कि हमारे जो दादा परदादा या उनसे भी पहले के हैं उनके पेपर्स मांगे जा रहे हैं। अब उनके पेपर्स नहीं दे पाएंगे तो क्या मतलब हम भी यहां पर इंडियन सिटीजनशिप खो देंगे? इस तरह से लोगों का ब्रेन वॉश किया गया, जिसकी वजह से जो कितनी बड़ी गलतफहमी है। मैं आपके चैनल से ये गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। पहली बार NRC का कोई ड्राफ्ट अभी तक इस देश में आया ही नहीं। असम में सिर्फ NRC का ड्राफ्ट आया है और उस ड्राफ्ट को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनाया गया। उसमें किसी भी देश में इससे पहले वाली सरकार हो या आज की NDA सरकार हो, उसका कोई लेना देना नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट तैयार किया और वो सिर्फ बांग्लादेश के घुसपैठियों को लेके, जो 1971 से पहले आए उनको सिटीजनशिप देने की बात, और उसके बाद जो आए उनको ना देने की बात है। और इसलिए फिर दादा और परदादा की बात आई कि आज के दौर में अगर उनको पहचान करनी हो कि कौन 1971 से पहले आया, तो नेचुरली उनके दादा आए होंगे, परदादा
आए होंगे। आज का जो 18 साल का युवा है वो तो नहीं आया होगा। इसलिए अभी एनआरसी का कोई ड्राफ्ट नहीं है। अभी तो बात चल रही है कि हर देश में होता है तो हमारे देश में भी ऐसा कोई एक नागरिकता रजिस्टर हो। तीसरी बात यूसीसी की है। यूसीसी में मुझे समझ में नहीं आता, अगर हम 4 लोग यहाँ बैठे हैं, सबके कानून अधिकार सबके एक जैसे हो, तो इसमें किसी को आपत्ति क्या हो सकती है? रीति रिवाज का जहां तक सवाल है, किसी के रीति रिवाज में कोई दखल नहीं है। हाँ, नागरिकों के जो अधिकार है, एक नागरिक का जो अधिकार होगा, चाहे वो बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, दादा है, दादी है, सास है, ससुर है, उन सबके अधिकार डिफाइन किए गए। वो धर्म के आधार पे ना होके, अपने अपने अधिकार ना होके, वो देश का अधिकार हो, देश के कर्तव्य हो। ये बात यूसीसी अधिकार और कर्तव्य, यहाँ की जो ये 2 महत्वपूर्ण शब्द है, मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन राकेश जी, तो फिर यहाँ पर जो हम अल्पसंख्यक समुदाय की हम बात करते हैं या मुस्लिम माइनॉरिटीज की हम बात करते हैं, तो वो यूसीसी शब्द सुनते ही इतने असहज क्यों हो जाते हैं? जबकि तमाम चीजें जब एकदम पानी की तरह, सीसी की तरह साफ है, तो उसके बावजूद भी उनके जो दिल में असहजता क्यों नजर आती है? क्या वो समझ नहीं पा रहे या समझना नहीं चाह रहे, या उन्हें समझाने नहीं दिया जा रहा? अशिक्षा सबसे बड़ा वजह हमारे देश में अशिक्षा है। 2 उदाहरण दे देता हूं। ये जो अभी नागरिकता संशोधन की बात कर रहे थे अनिल सर, इसमें जब मनमोहन सिंह जी विपक्ष के नेता थे राज्यसभा में, और ये भारत रत्न श्री लाल कृष्ण आडवाणी उस वक्त गृह मंत्री थे, आडवाणी जी के उपस्थिति में मनमोहन सिंह साहब ने कहा था कि मैं खुद एक पाकिस्तानी रिफ्यूजी हूं और उसका दर्द समझ सकता हूं, वहां से आए लोगों को नागरिकता दिया जाना चाहिए, और इसका मांग किया था। भारत के प्रधानमंत्री बने वो बाद में, और अब उन्हीं की पार्टी के लोग वो कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है। दूसरा चीज क्या है कि जो चीज हमारे देश में 2 चीजें जरूर, अब की शुरुआत हो गई है कि ये जो अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर हुआ है ना कि किसी ने 25 करोड़ दिया, ये बताओ, ये मैं बड़ा शुभ संकेत मानता हूं। हमारे देश में 2 चीजें बहुत जरूरी है, होना चाहिए। पहले, अगर आप कुछ बोल रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दीजिए, ऐसा नहीं बोल के निकल जाए। हमारे देश में होता क्या है कि पूरे दिल्ली को छावनी बना दिया गया था, 3 राज्य से दिल्ली को काट दिया गया था, महीनों तक दिल्ली जाम हुआ, एक उस चीज के लिए जो था ही नहीं जी। नागरिकता देने का बात थी और भाषणबाजी हो रहा था कि मुसलमान को देश छोड़ देना पड़ेगा, मुसलमानों को भगाया जा रहा था। इन सब, अब अगर यहां पर हमारे देश में एक कानून बन जाए, भाषण देने वाले नेताओं की बताओ कि ये तो नागरिकता देने का बात है, तो इसमें छीनने की कहां बात है? और 2-3 लोगों को अगर सजा हो जाए, क्योंकि देखिए जनता उनको सजा नहीं दे सकती वोट के माध्यम से, क्योंकि हमको तनाव मुक्त और चिंता मुक्त मतदान का राइट ही नहीं मिला। हम कभी आरक्षण पर, कभी जात पर, कभी धर्म पर, कभी किसी न किसी बकावे पर वोट देते हैं। फ्री एंड फेयर मतदान आज तक 52 से हुआ ही नहीं है। तभी जाकर के 8वीं फेल आदमी मुख्यमंत्री बनने का सपना देखता है, अंगूठा टेप प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है, और पढ़ा लिखा MBA और प्रोफेसर कहता है हमारे नेता में दम है, पोटेंशियल है। इस वजह से, क्योंकि उसको पता है कि मेरी ग्रेजुएट होना, मेरा विद्वता कोई मतलब नहीं है, मतलब उसका जात का होना है, उसका इन्फ्लुएंसर होना है। और जिस दिन ये हट जाएगा उस दिन से लोग समझने लगेंगे, और जब समझेंगे तो यह समझेंगे कि भाई इस देश में कौन इस देश का नागरिक है, यह तो होना ही चाहिए। कहीं कागज हो ना भाई 1 लाख लोग हैं कि 11,000 लोग हैं कि 2 करोड़ लोग हैं, और ये तो कोई गलत नहीं है, तो कोई नेता उसको बहका नहीं सकता। जैसे पूछेगा जी नागरिकता संशोधन रजिस्टर नहीं चाहिए, पॉपुलेशन रजिस्टर नहीं चाहिए, तो लोग पूछेगा क्यों नहीं चाहिए भाई, मैं इस देश का नागरिक हूं, ये मेरा रजिस्टर में नंबर नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? स्कूल में विद्यार्थी का नाम लिखा है, कौन कौन आया, रोज हाजिरी लगती है, फलाना प्रेजेंट फलाना अब्सेंट, तो इस देश में क्यों नहीं होना चाहिए? तब जा करके लोगों को होगा। लेकिन ये थोड़ा सा एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर। मिलने वाले जो समान अधिकार है या कर्तव्य हैं, जब वो दिए जाते हैं, लेकिन जब रिएक्शंस आते हैं तो वहां पर से रिएक्शन आता है कि भाई ये हमारे निजी धर्म में या इस्लाम में दखल है। तो ये जो ट्रांजिशन है उसे आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, वही तो, जब हम शिक्षित होंगे तो हमको मालूम होगा कि नागरिकता देना लेना ये धर्म का मामला नहीं है, विवाह करना धर्म का मामला है। यह सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और यूजीसी में कहीं नहीं लिखा गया है कि आप निकाह नहीं पढ़वाएंगे या आप फेरा नहीं लगवाएंगे, जो जिसकी पद्धति है। यानी कुल मिलाकर जो कुरीतियां चली आ रही हैं, उन कुरीतियों को दुरुस्त करने के साथ साथ जो सिस्टम के अंदर जो क्लियरेंस है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत। मैं लौटूंगा सर आपके पास, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर रणनीति में। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहे आप हमारा विशेष कार्यक्रम।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो लगातार हम रणनीति के माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं कि आखिरकार एक बार फिर से जो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता चर्चाओं के बाजारों के केंद्र में, वो आखिरकार कितना महत्वपूर्ण हो गया है और विपक्षी खेमे में यूसीसी का नाम सुनते ही बेचैनी क्यों हो जाती है। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं एक बार फिर से आपसे पूछूं कि आखिरकार वजह क्या है कि इतनी असहजता है, जो अनिल जी आप बार बार कह रहे थे, लेकिन मुस्लिम वर्ग की आप बात कर रहे थे कि उनके अंदर इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है। लेकिन उससे पहले जो रिएक्शंस है कांग्रेस पार्टी की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से, वो रिएक्शन देख लेते हैं, प्रतिक्रिया देख लेते हैं कि आखिरकार यूसीसी, एनआरसी, सीएए सुनते ही विपक्षी नेताओं को क्या हो जाता है और किस तरह की वो बयानबाजी करते हैं। जरा बयान देख लेते हैं उनके। टीएमसी सुप्रीमो हम बात कर ले, ममता बनर्जी की बात कर ले, या फिर हम बात कर ले एसटी हसन सिंह की, या फिर हरीश रावत जी की। अनिल जी आप कहना चाह रहे थे बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर यह भी कि वो कह रहे थे भाई कुछ भी हो जाएगा हम इससे तो लागू होने नहीं देंगे। चलिए मैं पहले जो हमारे अपोजिशन लीडर्स ने बोला है उस पर एक छोटी सी बात बोल देता हूँ। अभी हरीश रावत जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने एक बात तो ठीक बोली, ये किसी एक राज्य का कानून ना होकर पूरे देश का कानून होना चाहिए, यानी एक तरह से वो इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। दूसरी बात, आखिर केंद्र में कानून आने में देरी लग रही है, केंद्र सरकार नहीं बनाती, तो क्या राज्य का मुख्यमंत्री को अधिकार नहीं है? आखिर विधानसभा होती है किसके लिए? विधानसभा होती है उस देश, उस राज्य की जो कानून व्यवस्था में कोई चीज ऐड ऑन करनी है, कोई चीज जोड़नी है या घटानी है, उसके लिए। तो ठीक है, अगर केंद्र सरकार लाने में देरी कर रही है तो हर राज्य के मुख्यमंत्री वो तो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो एक टेस्टिंग ग्राउंड बना दिया है, वो चेक करना चाहते हैं कि अगर यूसीसी ठीक-ठाक यहाँ पर कुणाल जी चल गया तो उनकी अपनी सोच है, ये उनकी अपनी सोच है। नहीं तो मैं ये कहूंगा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की सोच ये है, केंद्र सरकार जब ये कानून लाएगी तब लाएगी, मेरे राज्य में ये कानून होना चाहिए और मेरे राज्य में सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलना चाहिए और मैं उस दिशा में काम करूंगा। तो मैं कहूंगा ये स्वागत योग्य कदम है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, ना कि उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, मैं जो बात कर रहा था, मैं ममता जी की और अभी सपा के जो सांसद उनकी बात सुन रहा था, उनकी एक मजबूरी है साहब। ये देश जब से आजाद हुआ है तब से एक नई बीमारी लोकतंत्र के साथ आई है कि कहा गया है कि देश के सारे नागरिक समान है, लेकिन अपीजमेंट के कारण कुछ लोगों को विशेष अधिकार दिए गए, जिसको माइनॉरिटीज के नाम पे दिया गया, कभी आपको दलितों के नाम पे दिया गया, यानी एक विशेष अधिकार देने की कोशिश। ये मात्र अपीजमेंट है, उनका भला चाहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी इस्लाम को मानने वाले उनको कट्टरपंथी नेता क्यों मना करते हैं? क्योंकि वो जो उनका पुरुष होने का जो दम है और जो उनको होल्ड करने का जो ताकत है, उसको वो होल्ड रखना चाहते हैं, कि वो नहीं चाहते कि महिला उनके यहाँ बराबर पे आए। आपको मालूम है जो उनकी शरीयत है उनमें उनके अनुसार से जो महिला है वो अकेली हज को नहीं जा सकती, अकेली उम्रा करने नहीं जा सकती, उसको भाई या पति साथ में होना चाहिए, पिता साथ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? एक महिला है, उसके अधिकार क्यों? आपको और दूसरा बता दूं, इस्लामी कानून के अनुसार व्यक्ति के मुकाबले महिला की गवाही आधी मानी जाती है, यानी एक व्यक्ति ने कुछ कहा और एक महिला ने भी कुछ कहा है तो व्यक्ति की गवाही पूरी मानी जाएगी, और दो महिला इकट्ठी होकर वो बात कहेंगी तो गवाही बराबर पे आएगी। यानी वहां पे औरतों को इन्फीरियर रखा गया है। यही तो बहुविवाह के कारण है। तभी तो ट्रिपल तलाक भी कानून बनाना पड़ा है कि भाई क्यों आप कोई भी पुरुष आए और शरीयत के अनुसार 3 बार तलाक बोले और वो सड़क पे भेज दे अपनी पत्नी को, ऐसा अधिकार किसने दिया गया? ये सारी चीजों को वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कट्टरपंथी मुल्ला जो उनके हैं, वो चाहते हैं कि उनका होल्ड रहे, जो शहर काजी बन के घूम रहे हैं, जो अलग से समानांतर जिसे कहते हैं कोर्ट्स, मैं कोर्ट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि उनकी समानांतर सरकार चलती है, समानांतर न्यायालय चलता है, वो अपने ही कोर्ट में फैसला करना चाहते हैं। तभी तो ये आपके देखिए ट्रिपल तलाक के बाद आपका हलाला जैसी कुप्रथियां हैं, ये सारी कुप्रथियों को हटाने के लिए ये सारी चीजें बन रही हैं। लेकिन मुस्लिम समाज, हिंदू समाज में मैं तारीफ करना चाहता हूं, हिंदू समाज में ये सारी प्रथा थी, बहु प्रथा थी ना, बहु विवाह प्रथा थी, हम तो सब सुनते आए हैं, देखते आए। लेकिन हिंदू एक्ट जो बना 1956 में, 3 बार एक्ट को बदला गया, उन तीनों में सारी धीरे धीरे करके समस्याएं को खत्म कर दिया। लेकिन मुस्लिम समाज जो हमारा है और जो खासकर उनके जो कट्टरपंथी नेता है, मैं मुस्लिम समाज नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा उनके कट्टरपंथी नेता, उनके कट्टरपंथी नेता नहीं चाहते कि ये हमारा अधिकार छीन जाए, इसलिए विरोध कर रहे। मुस्लिम समाज कहीं विरोध नहीं कर रहा। आप देखिए जब ट्रिपल तलाक बिल आया और मुस्लिम बहनों को, आधी मुस्लिम आबादी को इससे छुटकारा मिला, तो बढ़ चढ़ के मुस्लिम महिलाओं ने नरेंद्र मोदी को वोट किया कि आपने हमें फिर वो विधानसभा चुनाव में कह रहा हूं कि नजर भी आया। ये मुट्ठी भर जो नेता है जो विरोध करते हैं सीए का, यूसीसी का, एनआरसी का, और अभी जो एक चौथा आप कहना भूल गए, अभी आना चाहिए और देश की बड़ी जरूरत है, पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट। जी
पीसीसी वो भी आएगा, उसका भी विरोध होगा। क्यों? क्या वो मुस्लिम के खिलाफ है? नहीं, क्योंकि ये जो कट्टरपंथी है होगा। लेकिन यहाँ पर परमार जी, अगर हम मुस्लिम महिलाओं की हम बात करते हैं, मुस्लिम महिलाओं के उत्थान की हम जब बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको लगता नहीं कि बहुत लंबे समय से शोषण का शिकार होती रही हैं मुस्लिम महिलाएं? वहां पर जो न्यूनतम आयु है मुस्लिम महिलाओं की शादी की, वो भी वहां पर एकदम फिक्स्ड नंबर वहां पर नहीं है। जब बात आती है तलाक की, तो महिला अपने पुरुष, चाहे पुरुष कितनी भी बर्बरता कर ले, महिला को तलाक देने का अधिकार था ही नहीं, और पुरुष सीधे से तलाक कर सकता था। इसके अलावा 3 तलाक तो चला गया, लेकिन तलाक बिद्दत, तलाक एहसान आज भी वहां पर हम देख रहे हैं कि वहां पर मौजूद है, जो कहीं ना कहीं जो महिलाओं के शोषण का एक बहुत बड़ा जरिया बना हुआ है। और सबसे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कि जब बात आती है जो पैतृक संपत्ति की, तो वहां पर भी मुस्लिम महिलाएं काफी हद तक जो शोषण से गुजरती नजर आती हैं। आपको लगता है कि ये आने से एक बहुत बड़ी जीत मुस्लिम महिलाओं की भी होगी कि उन्हें एक यूनिफॉर्म स्टेज मिलेगा अपने अधिकारों को प्राप्त करने का, जिसका काफी हद तक जो नहीं मिल पाया उनको? देखिए, समान नागरिक संहिता का मतलब ही है कि सभी नागरिकों को समान लेना, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। यहाँ पुरुष और महिला का अलग अलग कोई मतलब नहीं है। भारत में इस संशोधन से 2-3 चीज़ें हो जाएंगी। जैसे आप देखते होंगे कि 15 साल, 14 साल, 12 साल की महिला के साथ 80 साल, 90 साल का बुजुर्ग आदमी निकाह पढ़वा लेता था। अब इससे क्या होगा कि जो मिनिमम आयु भारत के संविधान में लिखा गया है कि 18 वर्ष, जो अब 21 वर्ष हो गया है कि 21 वर्ष से नीचे आप शादी नहीं कर सकते। एक और कारण होता है, जैसे हमारी मान लो महिलाएं बांझपन की शिकार है। हालांकि आजकल तो विज्ञान इतना उन्नत हो गया कि पुरुष बच्चा पैदा कर सकता है, लेकिन फिर भी कई प्रयासों के बाद अगर ऐसा नहीं होगा तो ये होगा कि वो गोद ले सकती हैं। उससे 2-3 चीजें होगी। एक तो उसे मातृत्व का सुख बिना प्रजनन किए हुए प्राप्त हो सकता है, कई लोग कर रहे हैं। एक चीज वो आप नहीं ध्यान दे रहे हैं, वो इसमें हिंदू मुस्लिम सबके लिए है, वो मैं आपको विशेष ध्यान दूंगा। इसमें 2-3 चीजें बड़ा जरूरी। आजकल एक नया रिवाज चला है लिविंग रिलेशन का। लिविंग रिलेशन वाला बात वो एक बड़ा अश्लील शब्द है, हमारे जमाने में कहा जाता था, लेकिन मैं नहीं कहूंगा जैसा देश हो वैसा भेद। अब उसमें सरकार, उत्तराखंड वाली सरकार ने इसमें प्रपोजल रखा है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो उसे 2-3 फायदा होगा। एक आदमी 50 जगह लिविंग रखा, एक को गोविंद में रखा, दूसरे को तुगलकाबाद में रखा, एक को ग्रेटर क्लास में रखा, तो अब उसे बतानी पड़ेगी कितने के साथ लिविंग हो, तो वो दूसरी लड़की को पता चलेगा कि लिविंग में मेरे साथ ही रह रहा है कि किसी और के साथ भी रह रहा है। तो उससे वो थोड़ी सी कमी आएगी। और तीसरा चौथा कारण उसका होगा कि महिला को महिला होने पर प्राउड होगा। ये नहीं होगा कि क्या करें, हम तो औरत हैं, हमें कुछ अधिकार नहीं है, मर्द का अधिकार है। आप देखिए सानिया मिर्जा जैसा सक्षम महिला, सेलिब्रिटी है, संपन्न है, संपत्ति है उसके बाद, लेकिन क्या किया उसने? 2 मिनट नहीं लगाया उसको तलाक देने के लिए, अब वो बेघर हो गई है, वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर वो समान नागरिक संहिता के अंतर्गत आती तो उसको अधिकार होता कि देखती कि तलाक वाला मामला में वही तलाक दे सकती थी। तो यह हो रहा है, और इससे हिंदू महिला, मुस्लिम महिला या पूर्व वो क्रिश्चियन महिला से मतलब नहीं है, मतलब भारत के नागरिकों की समानता से है, जो एक समान अधिकार मिलेगा। और मैं समझ रहा हूं कि ये पूरे देश में लागू होगा और होना चाहिए। जो हमारे रावत साहब कह रहे थे कि उत्तराखंड ही क्यों, नहीं, उत्तराखंड अलग है। गोवा ने क्यों किया? असंवैधानिक काम थोड़े किया। संविधान में बैठा हुआ मुख्यमंत्री, ये पूर्व जज ने इसको बनाया। अगर पूर्व जज कोई असंवैधानिक काम तो करेंगे नहीं, चूंकि उनको राजनीतिक विरोध करना था। केंद्र बाद में लाएगी, राज्य पहले ले दिया है, वो उस तरह से टेस्ट भी हो जाएगा। अच्छे काम में देरी नहीं भी करनी चाहिए, और अगर दिख रहा है कि कोई चीज अगर लाने से फायदा हो रहा है तो फिर आखिरकार उसमें समय नहीं लगना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बहरहाल रणनीति के इस बेहद खास एपिसोड में हमने बात की यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जो लगातार चर्चाओं के केंद्र में बना हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में किस तत्परता के साथ, तन्मयता के साथ और सुदृढ़ता के साथ इसको लाया जाता है, ये भी देखना बेहद खास होगा। तो वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे